नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है, झूठे व्यक्ति ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है। लेकिन याद रखना विद्यार्थियों, सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है सच्चे व्यक्ति का मौन। जो इंसान झूठा होता है वो बोलकर अपनी झूठ को छिपाना चाहता है, और जो व्यक्ति सच्चा होता है वो चुप रह करके अपनी सच्चाई को कभी प्रकट नहीं करना चाहता है। ये दुनिया की रीत है। इस रीत के अलावा चले तो विद्यार्थियों वही परिणति होगी जो होती हुई आई है और होती रहेगी। आज इसके बाद परमेश्वर से एक छोटी सी विनती की है। परमेश्वर, जो वर्तमान काल चल रहा है इस दौर को जल्दी जल्दी समाप्त करे, उसके लिए उससे एक छोटी सी प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार। पहले धन विधेयक की बात करूं तो धन विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो धन विधेयक जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में। और अनुच्छेद 110 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हमारी संसद में लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जिसको धन विधेयक कहा जाता है, मतलब पूर्व अनुमति तो राष्ट्रपति की लेंगे और लोकसभा स्पीकर ये कहेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये प्रमाणित करेगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति और लोकसभा स्पीकर की क्या होती है? मानकीकरण या उसके द्वारा प्रमाणीकरण होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 3 क्वेश्चन आते हैं धन विधेयक से। मोस्टली कोई से एग्जाम में चले जाना। किस अनुच्छेद में है? 110 में है। पूर्वानुमति किसकी पूर्वानुमति से मनी बिल पेश किया जाता है? तो मनी बिल पेश किया जाता है प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से। तो राष्ट्रपति इसको कभी वापस कर ही नहीं सकता। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? इसको ये कहता है कि धन विधेयक है या नहीं है। इस प्रकार ये जो धन विधेयक होता है इसके बारे में यहाँ पर इस प्रश्न में ये कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। कभी नहीं कर सकती दोस्तों, अस्वीकार कर सकती है, नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो कथन क्या हो गया? गलत हो गया। कभी नहीं कर सकती। लोकसभा जो दे दी, स्पीकर ने कह दिया कि धन विधेयक है तो उसको लोकसभा में पास करना अनिवार्य, राज्यसभा में नहीं। तो राज्यसभा कभी अस्वीकार नहीं कर सकती। मतलब ये गलत कथन हो गया। दूसरा कथन है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। बिल्कुल, धन विधेयक पर राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उसको माने या नहीं माने उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा चाहेगी तो ही उसको मानेगी, नहीं तो लोकसभा कह सकती है वापस कि इसको पास करना है तो फिर राज्यसभा को पास करना ही होगा। 14 दिन तक अगर राज्यसभा कुछ नहीं बोलती धन विधेयक के ऊपर तो 14 दिन बाद वह धन विधेयक अपने आप स्वीकार्य मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। याद रखना, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट विधेयक है। 4 प्रश्न बनते हैं, लास्ट बताऊंगा वो। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती। ये बात सही है, नहीं कर सकती अस्वीकार, ना तो अस्वीकार कर सकती। यहाँ पर जो पहला कथन था वो गलत था, ये कथन सही है। चौथा कथन है, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन में। चौथा और 5वां कथन है, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना चाहिए। बिल्कुल 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना चाहिए। अगर लोकसभा में नहीं लौटाता है तो वह विधेयक अपने आप स्वरूप से पास मान लिया जाएगा और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए चला जाएगा। उसके बाद में वह कानून बन जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। तो ये 2 कथन क्या हो गए? गलत हो गए। एक तो अस्वीकार नहीं कर सकती और एक उसको संशोधन नहीं कर सकती। पहला और 5वां कथन गलत हो गया। आंसर नंबर सी है अपना सही आंसर। याद रखना, 4-5 प्रश्न बनते हैं धन विधेयक पर। इनमें से एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में चले जाना आपको जरूर मिलेगा। धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है?
तो ये हमारा लोकसभा का स्पीकर करता है। तीसरा प्रश्न बनता है धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110 है। चौथा क्वेश्चन बनता है क्या राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है? तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन रोक सकता है। अगर 14 दिन में पास करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, वो पास मान लिया जाएगा। और अगर एक बार सिफारिश के लिए वापस भेजता है तो लोकसभा उसको माने या नहीं माने लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सिफारिश तो कर सकता है लेकिन अस्वीकार कभी नहीं कर सकता। इस प्रकार धन विधेयक का पूरा फंडा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। और दोस्तों आपको समझ में आया तो कम से कम एक व्यक्ति को शेयर कर देना ताकि उसकी भलाई हो जाए, और उसको भी ये बोल देना कि कम से कम एक बार एंड तक देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है मिलान का, बेहद इंपॉर्टेंट। 5 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं आपके। छोटे एग्जाम, स्पेशल पटवार ग्राम सेवक रिट जैसे एग्जाम और इसके अलावा एसएससी जैसे एग्जामों में यहाँ से एक न एक का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्न है 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों में से एक न एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम मिल जाएगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, कहीं भी चले जाओ आप, रेलवे, कहीं पर भी। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में, कौन से में? अनुच्छेद 266 में भारतीय की संचित निधि दी गई है। ठीक है, जहाँ से जो हमारे लोकसभा का न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, मंत्री होते हैं, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सैलरी कहाँ मिलती है? हमारी संचित निधि से मिलती है। धन विधेयक अनुच्छेद अभी बताया था आपको 110। एक होती है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कल बताया था मैंने आपको 112वां अनुच्छेद। बजट शब्द नहीं है अपने संविधान में, सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण है, याद रखना। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द का मतलब होता है चमड़े का बैग, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। भारत की आकस्मिक निधि, एक होती है आकस्मिक निधि जहां पर कंसोलिडेट फंड कहा जाता है, जहां पर उस वक्त इस फंड का उपयोग किया जाता है जब कोई आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको विदित होगा कि 28 मार्च 2019 को, 28 मार्च 2020 को, 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने एक गरीब कल्याण कोष की स्थापना की थी। 2020 को पीएम कल्याण कोष की स्थापना की थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने वहां पर पैसा भेजा था, जो कि कोरोना काल महामारी में जो लोग जो पीड़ित थे उनकी सहायता के काम में आए थे। आपको विदित होगा कि 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष की स्थापना की थी। वह गरीब कल्याण कोष कहाँ था? वो हमारी आकस्मिक निधि का हिस्सा माना जाता है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है बाढ़, अकाल, भूकंप, सूखा और अनहोनी प्राकृतिक घटनाएं या फिर मानवकृत कोई घटना घटित हो जाती है तो वहां पर ये आकस्मिक निधि का पैसा काम में आता है। और आकस्मिक निधि का प्रभारी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसमें से पैसा संसद के द्वारा पूरी कार्यवाही होने के बाद ही निकाला जा सकता है। और आकस्मिक निधि के तहत ही पिछले साल 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष की स्थापना हुई थी। आने वाले एग्जामों में करंट का एक महत्वपूर्ण इश्यू है, कब हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष की स्थापना? तो 28 मार्च 2020 को हुई थी। तो ये पांचों अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 है। एक बार और देख लो, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, आकस्मिक निधि 267। यानी कि पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरा पहला और दूसरे में चौथा और चौथे में, तो यहां पर क्या आंसर होगा? यहां पर क्या आंसर होगा? यहां पर आपका आंसर होगा 4, 4, 1, 3, फर्स्ट 5 और 2, ये होगा सही आंसर। ठीक है, आप चेक कर लेना। अब बाद में, इसके बाद में आगे बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारा कथन और कारण से संबंधित। आज कथन है, अगर ए ऑप्शन भरना है अपने को तो ए ऑप्शन में आएगा आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या है। बी में देखेंगे हम कि सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही है। सी में है ए सही आर गलत, डी में है ए गलत आर सही। अब आते हैं हम प्रश्नों पर। तो आज का पहला इससे संबंधित 2 प्रश्न लेकर आया हूं, 3 लाया हूं आज, तीनों को पढ़कर सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। बजट एक गोपनीय दस्तावेज, बिल्कुल हमारा जो बजट होता है वो एक गोपनीय दस्तावेज है तथा संसद में इसे करने से पहले, संसद में इसे पेश करने से पहले सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल साहब, जिस दिन हलवा
समारोह आयोजित होता है, उस दिन से सारे के सारे जो बजट के अधिकारी होते हैं, जिनको बजट बनाना होता है, जो बजट प्रस्तुत करते हैं, उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है संसद में, और वहीं पर वो जब तक बजट पेश नहीं होगा तब तक वहीं के वहीं जम रहते हैं। और जिस दिन बजट पेश हो जाता है उसके बाद ही उन लोगों को बाहर निकाला जाता है। तो बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, संसद में इसे पेश करने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये हमारी एक मान्यता है, ये हमारा संविधान कहता है। भारत ने संसदीय प्रकार की सरकार को अपनाया है। भारत ने कौन सरकार अपनाया है? संसदीय प्रकार की सरकार अपनाया। बिल्कुल, दोनों कथन है तो सही, और सही व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो बजट है वो दुनिया के सामने नहीं रखा जाता। उसके बाद की बात करूं, आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊं आपको। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बजट संचित निधि पर भारित व्यय एवं संचित निधि से किए गए व्यय के बीच का अंतर स्पष्ट। बिल्कुल, संचित निधि पर कितना भार व्यय हो रहा है, संचित भारित व्यय एंड संचित निधि में किए गए व्यय के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। बिल्कुल करता है, राइट बात है ये। इसके अलावा दूसरी बात है, भारत की संचित निधि पर जो वे भारित होते हैं उन पर संसद मतदान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कभी मतदान नहीं हो सकता संसद में। तो ये बात राइट है, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। इसके बाद में ये प्रश्न समाप्त होता है, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 44, जो भी कथन और कारण से रिलेटेड है। इस प्रकार के प्रश्न याद रखना प्रिय दोस्तों, आने वाले एग्जाम मिलेंगे आपको। ग्राम सेवक और पटवारी जैसे एग्जाम मिल जाएंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देना। ये नई चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का मतलब होता है, ये नहीं होता आपका सिलेक्शन। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब ये होता है, जो एग्जामिनर होता है जब पेपर बना रहा होता है उस वक्त यही सोचता है कि किस प्रकार बच्चों को बाहर किया जाए। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे। जब मिले ना तब याद कर लेना एक बार इस वीडियो को देख करके। अभी आप नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, देख करके पोज कर दे कोई दिक्कत नहीं, ये वक्त निकल जाएगा। ये दौर है दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना दौर इतना मुश्किल भरा चल रहा है अभी कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। चीन ने बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बन गई दुनिया में महामारी, और भारत जैसे देश को ये इतनी भयंकर तरीके से परेशान कर रही है, बच्चों तक भी फैल रही है। 2 लहर ऑलरेडी आ चुकी है और तीसरी लहर की घोषणा हो चुकी है। तो ये दौर क्या हमेशा ऐसा थोड़ी रहेगा। तो हर चीज़ की वैल्यू एक टाइम के अनुसार होती है दोस्तों। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर कोई गुमराह नहीं किया जा रहा, आपको वह सटीक जानकारी दी जा रही है जो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हो तो इसका एंड जरूर करना, ताकि कभी जीवन में इसकी वैल्यू आपको समझ में आए। चाहे 2 पढ़े चाहे 5 पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 पढ़े उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी पढ़े और वो भी अगर दिल से पढ़ ले और अंत तक पढ़ ले, उसी में जो बनाने वाला होता है उसको सुकून मिल जाता है। और कम से कम कमेंट बॉक्स में कोई कमी हो, कोई अच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारा संविधान ये कहता है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय वो नहीं हो सकता। ब्रिटेन की तरह ये बात राइट है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। अब कारण है कि ब्रिटेन की तरह हमारी लोकतांत्रिक सरकार संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हमारी संसद तो हमारे संविधान के हिसाब से चलती है। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इसलिए वहाँ पर संसदीय संप्रभुता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन एक ऐसी संसद है जहाँ पर आदमी को औरत को आदमी और आदमी को औरत के अलावा कुछ भी किया जा सकता है। वहाँ की संसद में जो चाहे वो नियम बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का संविधान लिखित है ही नहीं। तो वहाँ पर संसदीय संप्रभुता ऑटोमेटिक होगी। और अगर भारत की बात करूँ तो भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। सरकार संसद संप्रभु नहीं है भारत में संप्रभु कौन है? भारत में सबसे ऊपर कौन है? भारत का संविधान। और भारत का संविधान की रक्षा कौन करता है? भारत की सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता जो सरकार चाहे। आज आप लोग गाँव में तड़ियों पर लोगों के बैठ कर बात करते हुए देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले टीके बेच दिए, और टीके बेचने की वजह से ये कोरोना की सेकंड लहर हमारे ऊपर इतनी भारी पड़ी। तो कहीं ना कहीं वो वास्तविकता है। लेकिन जो ही देश को चलाता है
अरे अपने घर को चलाने के लिए व्यक्ति को कितने फंडे करने होते हैं, वो देश को चला रहा है। उस वक्त जनवरी फरवरी में कोरोना देश से लगभग समाप्ति की ओर हो गया था, लेकिन किसको पता था कि अप्रैल में ऐसा कोरोना आएगा कि पूरे देश को चपेट ले लेगा। तो उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा कमाने का वक्त था, तो उस वक्त पैसा कमाने की कोशिश की। तो इस प्रकार हमारी संसद संप्रभु तो है कुछ भी करने के लिए, लेकिन अब एक भी कोरोना टीका नहीं बेचा जाएगा, ऐसा आपने आजकल पढ़ा होगा। क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि सबसे पहले भारतीय नागरिकों की रक्षा करना यहाँ की सरकार का परम दायित्व है। तो अब इंडिया में जब तक पूरे टीके नहीं लगेंगे तब तक विदेश में एक भी टीका नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ये दूसरा कथन क्या है, गलत है। भारत में संसद संप्रभु नहीं है, भारत में संविधान संप्रभु है, और ये पहला कथन राइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, कथन सही है और कारण गलत है, ए सही और आर गलत, ये आंसर हो जाएगा 44 का। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है। आपको पता होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और ये क्या काम करती थी? इसका कार्य था जो योजना आयोग, जो कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था, पहला योजना आयोग, उस केसी नियोगी की सिफारिश बनाया गया था। उस योजना आयोग के द्वारा जो नियम कानून कायदे जो योजनाएं बनाई जाती थी, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए NDC की मीटिंग बुलाई जाती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब से लेकर के इसमें ही कोई ना कोई खोट थी। इसलिए क्या हुआ, इसलिए 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया। और जैसे योजना आयोग समाप्त होता है वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये NDC जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो समाप्त हो गई। इसका मर्ज कहाँ हो गया, इसका योजना आयोग और NDC को मिला करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। तो इसमें कौन कौन शामिल होते थे? जो लोग अब क्या होने लग गए, अब हमारे नीति आयोग में शामिल होने लग गए। इसमें शामिल होते थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये होता था। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते थे इसमें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते थे, और योजना आयोग के सदस्य होते थे। अब ये सब लोग कहाँ बैठने लग गए? नीति आयोग की मीटिंग में बैठने लग गए। इन दोनों को मिलाकर के नीति आयोग बना दिया गया, योजना आयोग और NDC को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मिलाकर के। तो अब ये समाप्त हो चुका है, इसलिए इंपोर्टेड हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये समाप्त कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों समाप्त हो गए हैं। जो योजना आयोग और इनमें अलग अलग सिद्धांत था वो एक जगह हो गया, इसलिए अब थोड़ी सी योजनाओं को चलाने के लिए थोड़ा सा अच्छा कार्य कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा? एक सीधा सा फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आता रहता है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल, एक मंत्रिमंडल होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कब किया गया? 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। इसका जो ये है इसका गठन कब किया गया? आपको विदित होगा कि इसका गठन किया गया था, ये स्थापित हुआ था जो आपका मंत्रिमंडल है, इसकी स्थापना 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में की गई। और 1978 के बाद में ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में जुड़ा। मंत्रिमंडल शब्द की बात कर रहा हूं मैं, मंत्रिपरिषद शब्द अनुच्छेद 75 में है, जो कि ये कहा गया है, अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है आर्थिक मंत्रिमंडल की। तो आर्थिक मंत्रिमंडल योजना आयोग को किसने कहा? योजना जो लोग बैठते कौन होते? आर्थिक योजनाएं बनाने वाले होते हैं। इनको किसने कहा? अशोक चंद्र ने कहा। किसने कहा? अशोक चंद्र ने। याद रखना दोस्तों एक बार और, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्र ने कहा। आ सकता है डायरेक्ट ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। अशोक चंद्र ने कहा था आर्थिक मंत्रिमंडल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी सीधा सा फैक्ट है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया? पहली बार चुनाव
भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने चुनना कब स्टार्ट किया? 1861 के संविधान संशोधन, 1861 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें भारत के 3 लोगों को ब्रिटिश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वे 3 लोग थे, सॉरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो गवर्नर वगैरह चलाते थे, वायसराय वगैरह चलाते थे। उसमें सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा। उसके बाद में भारत परिषद जो अधिनियम 1892 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1892 में पहली बार चुनाव सिद्धांत दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष निर्वाचन 1909 के भारत शासन अधिनियम में, और सभी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कब मिला? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और चुनाव सिद्धांत कब आया? 1892 के भारत शासन अधिनियम में। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लेना, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में ये काम जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पहुंचू तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, योजना आयोग एक कमेटी की सिफारिश पर आया था। किसी नियोगी समिति की सिफारिश पर कब आया था? मार्च 1950 में आया था। और कब समाप्त हो गया? 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो गया। क्या आ गया योजना आयोग की जगह? क्या आ गया योजना आयोग की जगह? नीति आयोग। तो ये क्या हो गया? गलत। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है। जिस संस्था का उल्लेख हमारे संविधान में होता है उसी संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो योजना आयोग क्या है? ये हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। 1950 बना था, 2015 में समाप्त हो गया, और इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ये 1952 में बनी थी, 1952 बनी थी और 2015 में समाप्त। तो ये भी क्या है? संवैधानिक नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये कब आया? यूजीसी, जिसे आप यूजीसी कहते हो। कोटारी आयोग की सिफारिश पर आया था। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर आया था। ये राधाकृष्ण आयोग और जो कोटारी आयोग था उन दोनों की सिफारिश पर आया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1954 में। और इसने क्या किया था? इसको इंग्लिश में यूजीसी कहा जाता है। यूजीसी, ग्रांट कमीशन, यूनियन ग्रांट कमीशन, यूजीसी की स्थापना 1954 में हुई थी। कोटारी आयोग और जो राधाकृष्ण आयोग थी उनकी सिफारिशों के आधार पर हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, कोटारी आयोग और राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों पर। और यूजीसी की स्थापना 1954 में हुई थी। और यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख बिल्कुल अनुच्छेद 324 में है, तो ये राइट है। 324, अनुच्छेद 324 याद रखना, इसका बेहद इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय परिषदें, इनका गठन भी इनका गठन के लिए भी संविधान में कुछ नहीं कहा गया। ये जब जरूरत पड़ी तब 1961-62 से स्टार्ट हुआ बनना। और लगभग 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं वर्तमान में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और पूर्व क्षेत्रीय परिषद। ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर वित्त आयोग 280 अनुच्छेद और निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद, ये 2 ही है। तो यानी कि इसमें 1 और 5 राइट आंसर है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्न में से कौन सी है? संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली का मतलब होता है, एक होती संघीय प्रणाली जो कि अमेरिका में है, सॉरी कनाडा में है, और एक होती एकात्मक प्रणाली जो कहाँ है? जो अमेरिका में है। भारत में क्या है? संघ भी है और एकात्मक दोनों है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता, भारत में दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो संघीय प्रणाली की बात करूं तो शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच समान शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच समान शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र, कुछ शक्तियां केंद्र के पास है तो कुछ राज्य के पास है। जैसे आपको विदित होगा कि गृह जो विभाग होता है वो सेंटर के पास भी होता है, स्टेट के पास भी होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपको विदित होगा, राजस्थान के जिले भी आते हैं, अलवर, भरतपुर, हरियाणा की भी आती हैं, यूपी के भी आते हैं। वहां पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वहां पर कौन सी पुलिस कार्य करती है? दिल्ली पुलिस कार्य करती है। तो वहां पर शक्तियों का बंटवारा सेंटर के पास है। लेकिन अगर आप वहां से बाहर बढ़ोगे, अगर राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राजस्थान सरकार को है। तो वो शक्तियों का बंटवारा हो गया। काम दोनों का एक है, क्या करना? रक्षा करना। लेकिन वो दिल्ली क्षेत्र में आ गया तो उसके लिए कानून कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर वही बात करें राजस्थान की तो राजस्थान पुलिस का कानून कौन बना रही है? राज्य सरकार। कुछ विधायी कानून होते हैं,
अखिल भारतीय सेवा कौन जनरेट करता है? अखिल भारतीय सेवा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। वहीं स्टेट पीसीएस यानी राज्य प्रशासनिक सेवाओं का जो पोस्टें होती है उनको कौन कार्य जारी कर सकता है? उनको सिर्फ राज्य सरकार। तो ये क्या हो गया? शक्तियों का बंटवारा हो गया। आपको विदित होगा कि हमारे संविधान में लगभग 66 विषय किसमें है? राज्य सूची में है। 97 विषय किसमें है? संघ सूची में, वो समवर्ती सूची में। और 52 विषय किसमें है? संघ सूची में है। तो ये जो 3 विषयों है बंटवारा है, ये क्या कहलाता है? शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा शक्तियों का अलग अलग होना। शक्तियां अलग अलग कहाँ होती है? सेंटर के हिसाब से काम करे, स्टेट के हिसाब से काम करे। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा अमेरिका में होता है, भारत में नहीं। कहाँ होता है? अमेरिका में। कहाँ होता है? यूएसए में आपको पता होगा कि लगभग 50 प्रांत है। 50 प्रांतों से प्रत्येक से 2 सीटें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। और वहाँ का राष्ट्रपति अलग कार्य करता है, उसके अलग कानून होते हैं। और अगर वो किसी राज्य पर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वहाँ की सरकार का अलग नियम होता है। आपको भारत में पता होगा कि अगर सेंटर ने कोई कानून पास कर दिया तो वो सारे देश राज्यों में अपने आप लागू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ की विधानसभा चाहेगी राज्य की तो ही वहाँ पर लागू होगा। इसलिए यूएसए में इस प्रकार का फंडा है कि शक्तियाँ अलग अलग होती है, सेंटर की और राज्य की। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल ये साहब आपकी संघीय व्यवस्था का है। क्योंकि अगर राज्य की उच्च न्यायालय किसी केस को गलत सुन लेती है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सबसे पहले एक छोटे से मजिस्ट्रेट के पास जाओगे अपना केस लेकर के। अगर वो नहीं सुनता तो आप जिला न्यायालय में जाओगे। वो नहीं सुनता तो आप राज्य न्यायालय में जाओगे। राज्य का हाईकोर्ट नहीं सुनता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? शक्तियों का संघीय शक्ति हो गई। मतलब संघ है आपके पास। आप जिला में संतुष्ट नहीं हो तो राज्य न्यायालय में जाओ, राज्य में संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो यह क्या हो गया? सुनने न्यायपालिका आपका संघीय व्यवस्था हो गई। प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व संघीय शक्ति में नहीं आता। यह आपके क्या आता है? एकात्मक शक्ति में आता है। अगर नेतृत्व करता ही अपने हिसाब से चलने लग जाए तो एकात्मक शक्तियाँ हो जाती है। जबकि ये किसकी सलाह पे कार्य करता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पे कार्य करता है। कोरा प्रधानमंत्री नेतृत्व नहीं होता, यहाँ पे मंत्रिमंडल का होता है पूरे। लिखित संविधान, बिल्कुल ये आपका राइट है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करूँ मैं तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1/3 और 5। कौन सा हो गया? 1/3 और 5। एक तो संघीय शक्ति है, शक्तियों का बंटवारा, एक है स्वतंत्र न्यायपालिका और एक है लिखित संविधान। बाकी शक्तियों का अलग अलग होना अमेरिका में है, प्रथम नेतृत्व ब्रिटेन में है। इसके बाद में आगे बात करूं तो आज का अंतिम प्रश्न लेकर आया हूं। और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा आज के सारे प्रश्न लगभग समाप्त हो गए दोस्तों। और आज के प्रश्नों की बात करूं तो आज के प्रश्न इतने ही थे। आज के प्रश्नों का एंड हो चुका है। और दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले फिर जाता जाता एक ईश्वर से यही प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वक्त निकल जाएगा दोस्तों, ये सिर्फ यादें रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अपनी पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखो और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी पुस्तक पढ़ते रहो, उसी में बेनिफिट है। ये वक्त निकल जाएगा और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमें बहुत खुशियाँ मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।